हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है जो एक्सप्लेन के साथ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो कोई भी अगर एग्जाम में आएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीएससी का है और यूपीएससी का है, या फिर अदर कोई एसएससी हो, आरआरबी हो, या किसी में भी भारतीय आंदोलन से ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसका पूरा व्याख्या के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आपका एग्जाम में कोई इसमें से आए तो आपका छूटे ना। तो फ्रेंड्स, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस किए हैं उसका भी पीडीएफ उसी ग्रुप में है, और साथ में हर रोज का जो करंट होता है उसका भी उसी में हम क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, तो जाकर वो भी आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। तो फ्रेंड्स, ये चौरी चौरा जो घटना हुआ था उसमें ये पुलिस चौकी को जलाया गया था। उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कितने लोग मारे गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा। उसके बाद इसके पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। उसके बाद अगला देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद इसके तथ्य के बारे में देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन इसका है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से और जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस
मनाया और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च शुरू किया। दाढ़ी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दाढ़ी पर नमक कानून तोड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन ए, बी और सी है ये तीनों सही है। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। उससे पहले 7 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्र एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं एवं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं 8 नंबर। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 नवंबर 1930 को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक किले का काम करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसरी। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी, जो कि मराठी में और मराठा अंग्रेजी में शुरू किए। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी का आयोजित किया। उन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस घोषणा के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनके लिए अंग्रेज ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया था। वे चाहते थे कि गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ में लोगों को एकजुट करें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मिश्रा ने संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्वयं संस्कृति संघ। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लैक और किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया। प्रसिद्ध नारा देख लेते हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो। और आत्मकथा जो है द इंडियन स्ट्रगल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर है, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी डी सावरकर द्वारा। और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के पीछे किसका दिमाग था? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राम बिहारी बोस का था। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। राम बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, वसंत कुमार विश्वास एवं अमीर चंद्र दोषी पाए गए एवं उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केपी केशव मेनन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल के वाईकोम सत्याग्रह के नेता थे। इनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया है? 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, जिसे खिलाफत आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन
अलीपुर बम कांड शामिल था? 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जतिन दास। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। अलीपुर बम मामले की साजिश वर्ष 1908 में हुई थी। इसे मणिकटोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। श्री अरबिंदो को संगठन से जुड़े कई बम आरोपी के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला किससे जुड़े थे? 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल्ला प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी और ये घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में। उसके बाद देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नाम दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 31 दिसंबर 1920 को। उसके बाद देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत या दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर देख लेते हैं। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों कारण दिया है ये तीनों कारण था, तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसकी प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लेमेंट एटली। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं।
भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। बंगाल में क्रांतिकारी नेता द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुशीलन समिति का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कोलकाता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ था। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। पूना समझौता को प्रमुख व्यवस्था क्या थी? 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त प्रावधान था। तो ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है, ये तीनों उसमें प्रावधान थे, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत पंचायती विधानमंडलों में दलित के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलित के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां से अस्थायी नागरिक के द्वारा ही चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह 19 मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काले बिल का नाम दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो सके। विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिए जाए तथा जिले व म्यूनिसिपल बोर्ड के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग न लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। महात्मा गांधी ने किस घटना से क्षिप्त होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने फरवरी
1922 को बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फरवरी 1928 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैलेंटाइन सिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। उग्र विचारधारा वाले नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैंगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जन सुरक्षा विधेयक। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्च 1919 में। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चलाया गया था। इस आंदोलन का सीधा तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खिलाफत के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंध को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा लिखित भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो अगला क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी? 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा ने। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अप्रतिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 विलियम कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भागना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर है, चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य सेन। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी में से एक थे। उन्होंने इंडिया रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 नंबर, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने पर तत्कालीन कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। यह एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चला था। तो फ्रेंड्स ये 6 साल तक चला था, ये भी आप याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड बैठे थे? 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 45 नंबर देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। उसके बाद देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लंघन किया गया था और इसे 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप से भी जाना जाता है। इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सामने रखा गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों की स्थापना हुई। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। उन्होंने वर्ष 1946 से 1947 के दौरान भारत के अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। तो फ्रेंड्स ये सारे जो फैक्ट बता रहे हैं इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि कोई एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। उसके बाद एक्सप्लेन देख लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेन है, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासक के एक खिलाफत क्रांतिकारी थे। जितेंद्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जितेंद्रनाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने का कारण ये बाघा जतीन कहलाते थे। वे युगांतर पार्टी के प्रमुख थे। इस समय युगांतर पार्टी बंगाल के क्रांतिकारी आक्रमकों का प्रमुख संगठन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर है, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1908 में। उसके बाद देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग फोर्ड की बग्घी में बम फेंका गया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्घी में किंग फोर्ड मौजूद नहीं था। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पुत्री एवं पत्नी मारी गई। पुलिस से घेरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चक्की ने तो खुद को गोली मारकर अपना शहादत ले लिया, जबकि खुदीराम पकड़े गए और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1924 को। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ। बंगाल, उत्तर प्रदेश,
पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। यह एक क्रांतिकारी दल था जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जैसे पुराने क्रांतिकारी ने बनाया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार भेजा गया। उन पर ब्रिटिश अफसर एएसपी जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या भी का आरोप था। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। सैंडर्स को गलती से मार दिया गया क्योंकि असली निशाना एक अन्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्काउट था, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? 50 का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, मैजिनी को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। लाला लाजपत राय इटली की क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। मैजिनी को उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका 1 नंबर का भी छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।